अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुस्मान ज़हीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल डाइजेस्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राहत जबीन का मुकम्मल नावल अंगना फूल खिलेंगी की दूसरी एपिसोड। तो चलें शुरू करते हैं। सुर्ख दिल की शक्ल का लॉकेट सुनहरी जंजीर में मुक़य्यद, खूबसूरत और चमकदार लाइट्स पड़ती तो जगमगा उठता। ये कैसा है? अबैद ने इरम को तलाशा। इरम ईयर रिंग्स देख रही थी, पास आ गई। खूबसूरत है ना? अबैद कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। बहुत। तो बस फिर यहीं ले लो। इरम की बात सुनते ही अबैद ने कहा। इरम को पसंद तो आया था, मगर इतना नहीं कि वो इसे ख़रीद ही लेती, और कीमत भी काफ़ी ज़्यादा थी। यूँ भी इसे ईयर रिंग्स ख़रीदना थे। इन्हें अबैद मुझे नहीं अबैद, मुझे कुछ और ख़रीदना है। इरम ने इनकार किया और दूसरी तरफ मुड़ गई। सामने आईने में अबैद का अक्स नजर आया। वो अब भी वहीं खड़ा था। वो शरारत से मुस्कुराकर मुड़ी और बाई के कान में सरगोशी की। वैसे तुम चाहो तो ले सकते हो, किसी को गिफ्ट कर देना। जिंदगी में कोई ऐसा नहीं जिसे मैं ये गिफ्ट कर सकूं। अबैद ने सादगी से कंधे उचकाए। मोहब्बत से यारी हो, किस कदर खाली हो। इसने जानबूझ के चिढ़ाया। जिसकी जिंदगी में मोहब्बत करने वाली बहन हो, वो खाली क्यों होने लगा? अबैद ने प्यार से इसके सर पे चपत लगाई। कमाल है। इरम सर झटक कर ख्यालों से बाहर आई और लॉकेट को वापस रखा और अपने टॉप्स निकाल कर ड्रेसिंग पे रखे और दराज बंद करने लगी। तभी अकब में वसीम हल्के से खंगारा। इरम पलटी तो पूछने लगा, क्या हुआ, मिले नहीं? मिल गए हैं, बस अपनी किताब ले रही थी। इसने साइड टेबल से अपनी किताब उठाई। अब भी शायरी पढ़ती हो? बस कभी कभार, फाइनल ईयर से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। वो हल्का सा मुस्कुराई। वसीम के अंदर नन्ही सी कली चटकी। ये तो है, बाकी घर में सब ठीक है? वसीम क्योंकि शुरू से ही घर से बाहर रहता था, कभी पढ़ाई तो कभी जॉब के सिलसिले में, तो इनकी कभी भी बेतकल्लफी नहीं रही थी। सब ठीक है वसीम भाई, मैं चलती हूँ, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। वो तेज़ी से जाने लगी, तभी वसीम की नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई। इरम दरवाजे में रुकी। वसीम टापस उठाकर वापस आया। तुम ये यहीं भूल गई हो? उफ! इरम ने अपने माथे पे हाथ मारा। वो चीज़ लेने आई थी, वहीं बोलकर जा रही थी। लाएं। इसने गुलाबी हथेली सामने फैला दी। कौन खुश नसीब होगा जिसका नाम इस हाथ की लकीरों में लिखा जाएगा। न जाने किस बेखुदी में दिल में उठते सवाल को दबाते वसीम ने अपना हाथ इसकी हथेली के नीचे किया और इसके टॉप्स रख दिए। बस एक लम्हा, एक अजीब सा लम्हा। इरम ने बिजली की सी तेजी से मुट्ठी बंद करके हाथ उठा लिया और इतनी तेजी से कमरे से निकल गई। वसीम ने बेयकीनी से अपने आप को देखा। यह बिल्कुल गैर इरादी हरकत थी। छूने की ख्वाहिश तो कभी दिल में पैदा ही ना हुई थी। वो तो बस इसे देखता था, थोड़ा सुन लेता तो रूह तक सरशार हो जाती। तो क्या ये एक तरफा मोहब्बत एक कदम आगे बढ़ गई है? एक बेनाम, अधूरा, गैर महसूस सा रिश्ता बाकायदा नाम चाहता है। वसीम ने मुस्कुराकर मुट्ठी बंद कर ली। मोहब्बत में जब लम्स की ख्वाहिश जागे तो मतलब अब दिल जिंदगी भर का साथ चाहता है। और कौन है जो मुझे और मेरे घर को अपने वजूद की रानाइयों से जगमगा दे? बस इरम, बस इरम। दिल ने जिद्दी बच्चे की तरह तकरार शुरू कर दी। सानिया, तुमने वो लॉकेट कहाँ से लिया? दोनों बर्गर लेकर कॉलेज के अकबी ग्राउंड में सीढ़ियों पर बैठी बातें कर रही थी। सामने कुछ लड़कियां बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में मसरूफ थी। सर पर चमकदार नीला आसमान और चंद परिंदों की उड़ानें। कौन सा लॉकेट? सानिया ने कुछ बेतवज्जी से पूछा। वो सुर्ख दिल वाला लॉकेट। सानिया का पूरा वजूद एक लम्हे को साकत हुआ। तुमने कहाँ देखा? वो जरा सा संभली। तुम्हारी दराज में। वो दराज तो लॉक होती है। सानिया मुतहय्यर हुई। ऐसी बेख्तियाती क्यों हो गई? क्यों, कोई राज छुपा कर रखती हो? इरम ने शरारत से पूछा। तुमसे कौन सा राज छुप सकता है जो लॉक दराज खोल कर देख लेती है? गुन्नी मिसनी। सानिया दिल ही दिल में जंजलाई। बस यूं ही एक दिन मार्केट में पसंद आ गया तो खरीद लिया, अभी तक पहनने का मौका ही नहीं मिला। लापरवाही लहजे में कहकर इसने दोबारा बर्गर खाना शुरू कर दिया। अबैद को भी बहुत पसंद आया था, इरम ने प्लेयर को देखते हुए बताया, जिसका बॉल नेट में जा ही नहीं रहा था। नवाला सानिया की हलक में फंस गया। अबैद? हमने भी मार्केट में देखा था, अबैद को बहुत पसंद आया। वो चाहता था मैं ले लूं, मगर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, इरम सादगी में बताती गई। सानिया ने बर्गर रख दिया और पानी की बोतल मुंह से लगा ली।
بھائی بہت بدمزہ برگر ہے، میں نہیں کھا رہی۔ نہیں ٹھیک ہے تم کھا لو پھر، میرا تو پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ ثانیہ اپنا بیگ اٹھا کر سیڑھیاں اتر گئی۔ ارم کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا مزاج کس بات پر برہم ہوا ہے۔ نہیں یار آج کا نہیں، کل کا پروگرام رکھو، آج بالکل موڈ نہیں۔ عبید ستون کے ساتھ لپٹی بیل کا پتا نوچتے کسی سے کہہ رہا تھا۔ ثانیہ بگولے کی طرح آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ عبید مسکرایا اور رکنے کا اشارہ کر کے دوست سے خدا حافظ کہنے لگا، مگر ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہتھیلی پہ لاکٹ پٹخا اور یہ جا وہ جا۔ عبید بس اس کی تمتمائی شہابی رنگت آنکھوں میں غصے کی لپکیں ہی دیکھ پایا۔ ثانیہ میری بات تو سنو۔ وہ پیچھے لپکا مگر وہ بیرونی دروازہ عبور کر گئی۔ اب وہ گلی میں تو اس کا پیچھا کرنے سے رہا، اس لیے دروازے میں ہی رک گیا۔ سرخ دل سے نظریں ہٹا کر ذرا سے آگے ہوتے نیچے ساتھ والوں کے صحن میں جھانکا۔ وہ امرود کے پیڑ کے پاس کرسی جلا رہی تھی۔ عبید مسکرایا، وہی بچپن والی عادت۔ وہ جب بھی ارم اور عبید سے ناراض ہو کر اپنے گھر جاتی اسی کونے میں منہ چھپا کر بیٹھتی کہ یہ کونا اس کی چھت سے نظر آتا تھا۔ وہ دونوں دیوار سے لٹکے اسے آوازیں دیتے رہتے، لیکن اب وہ بڑے ہو گئے تھے، اسے آوازیں نہیں دے سکتا تھا۔ تب ہی دونوں کوہنیاں دیوار پہ ٹکا کر میسج لکھنے لگا۔ ثانیہ نے چونک کر موبائل اٹھایا، کبھی شعلہ کبھی شبنم، کبھی آگ کبھی ابر، میرا محبوب بھی بس دھند چھاؤں جیسا ہے۔ ثانیہ نے غصے سے میسج ڈیلیٹ کیا۔ اف اتنا غصہ، سزا سے پہلے قصور بھی بتا دو۔ اس نے اگلا میسج داغ دیا۔ ثانیہ غصے میں بپری لہر کی طرح اٹھی اور دوسرے لمحے اس کے سر پہ پہنچ گئی۔ جانے عبید، وہ اسے دیکھتے ہی سر تاپا محبت اوڑھ لیتا تھا۔ وہ اسے غصے سے گھورتی رہی۔ سبھی پہچانی پر تیوریاں ہی تیوریاں تھی۔ یہ ظلم کیوں؟ عبید نے سامنے ہتھیلی کی۔ ثانیہ نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ لیے اور چبا چبا کر بولی، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہاری بہن کی کوئی بھی چیز استعمال کروں، مگر یہ اچھا لگتا ہے کہ ثانیہ ارم کی ریجیکٹ کی چیز پہنے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ عبید الجھا۔ یہ لاکٹ یہ ارم نے ناپسند کر دیا تھا اور تم اسے میرے لیے لائے۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی عبید؟ یہ تمہاری طرف سے تمہاری محبت کا پہلا اظہار تھا اور تم میرے لیے کسی کی ریجیکٹڈ چیز لے آئے۔ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ تم سوچ سکتے ہو یہ کس قدر انسلٹنگ ہے؟ ثانیہ ایسا نہیں ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ تب تک تمہارے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، اور جب سوچا کہ تمہیں کچھ تحفہ دوں تو یہیں دھیان میں آیا۔ عبید پریشان ہو کر وضاحتیں دینے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ثانیہ اس طرح بھی سوچ سکتی ہے۔ عبید تمہیں میرے لیے کچھ الگ لانا چاہیے تھا، بہت یونیک، سب سے انوکھا، جیسے تمہاری محبت ہے۔ اس نے آخری لفظ دھیمے لہجے میں کہے اور ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ سی گئی۔ وہ تیزی سے مڑی اور سیڑھیاں اتر گئی۔ عبید کا دل تعصب سے بھر گیا۔ وہ جتنی منفرد تھی اتنی ہی منفرد اس کی سوچ بھی تھی۔ عبید کو اس کے غصے، ناراضگی اور شکوے پر بھی پیار آ گیا۔ اس نے لاکٹ کو دیکھا اور جیب میں رکھ لیا۔ کوئی روشن ستارہ آسمان پر مسکراتا ہے، سمندر گیت گاتا ہے، کمال عہد مستی ہے، جہاں پر موسم بھی بہت حیران لگتا ہے۔ کوئی چہرہ میرے دل کے بدن سے آن لگتا ہے، یہیں چپکے سے کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ رات محبت کی اوس میں بھیگتی چاندنی میں ڈلتی جا رہی تھی۔ اس کی سرگوشیوں میں ڈلتی آواز ثانیہ کے سارے شکوے شکایتیں دم توڑنے لگے۔ وہ کن جتنوں کے بعد مانی تھی اور اس کے نخرے اٹھانا عبید کو اچھا لگا۔ وہ کہتا کال کرو بیلنس نہیں ہے، وہ ہری جھنڈی دکھا دیتی۔ عبید اس کے موبائل میں ماہانہ پیکیج کروا دیتا۔ آن لائن کیوں نہیں ہوتی ہو؟ نیٹ کام نہیں کر رہا ہے، تمہارا پیکیج کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ ناک چڑھاتی۔ عبید نئی ڈیوائس لے آتا۔ کیا مصیبت ہے، تم مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ اتراتی مگر بگڑتی بھی۔ تمہیں تنہا چھوڑنے کا مطلب خود کو تنہا کر دوں؟ عبید اسے منا کر ہی دم لیا۔ مجھے دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارے قابل نہیں لگتی۔ بتاؤ ثانیہ کیا پسند ہے تمہیں؟ مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ بےتاب ہو کر پوچھنے لگا۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو عبید، اس نے کھل کر کہہ دیا۔ تو بات کروں؟ بس ڈر لگتا ہے اگر گھر والوں نے کوئی اعتراض کھڑا کر دیا۔ ثانیہ اس ڈر سے باہر آؤ۔ اس رشتے کو کوئی نام ملنا چاہیے۔ ہم کب تک اس طرح چھپ سکتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اس بات کی خبر سب کو ہونی چاہیے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
अब स्टैंड लेने को तैयार था। अच्छा ज़रा रुक जाओ, मैं पहले घर में अम्मी से बात कर लूँ ताकि कोई हंगामा खड़ा ना हो। फिर ज़रा से वक्फे के बाद इसे आसिया की बातें याद आ गई। तुमने इस दिन अपनी अम्मी और इरम की बातें सुनी थी? वो कैसे मेरे सामने अपनी होने वाली बहू की खसूसियात गिनवा रही थी, जिनमें से एक भी मुझ में नहीं। एक तो है, खूबसूरत तो बहुत हो, मुतबस्सम लहजा। तुम समझ नहीं रहे, मेरे सामने भाभी तलाश करने की बातें मतलब ये था कि मेरे दिल में तुम्हारा कोई ख्याल भी है तो मैं निकाल दूं। सानिया झिंझला गई। बहुत दिनों के बाद वो मोहब्बत के बजाय ज़मीनी हकायक की बात कर रहे थे, और मेरे दिल से तुम्हारा ख्याल कौन निकालेगा? वो मुतमईन था और इसे भी मुतमईन करना चाहता था। सानिया, सारे वहम दिल से निकाल दो। तुम देखना, तुम्हारा नाम सुनकर इरम कितना खुश होगी। वो तुम्हें बहुत चाहती है, आखिर तुम इसकी दोस्त हो। और रहे अम्मी अब्बू, तो उन्हें मेरी खुशी से ज़्यादा कुछ भी अजीज़ नहीं। अबैद, इरम की आवाज़ पर अबैद एक लम्हे को रुका, फिर खुदा हाफिज कहकर कॉल काट दी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? देखने आई थी। मेरा प्यारा भाई इस वक्त छत पर किससे बातें कर रहा है? इरम ने शरारत से उचकाई। दोस्त से बात कर रहा था। दोस्त से ऐसी बातें करते हैं? इरम ने हंसी रोकी। कैसी? अबैद ने चेहरे पे संजीदगी तारी कर ली। अम्मी अब्बू की खुशी किसको मना रहे थे? इरम की समाज से बस आखिरी जुमला टकराया था। इरम, छोटी हो छोटी बन के रहो। वो कन्नी कतरा के जाने लगा। इरम सामने आ गई। इस तरह जान छुड़ाकर नहीं जा सकते। आई प्रॉमिस, अम्मी से खुद बात कर लूँगी। अबैद ने तवील सांस भरी। दिल चाहा इरम को बता दे, मगर सानिया ने मना किया था। वो इसके लिए कोई मसला खड़ा नहीं करना चाहता था। देखो भाई, अम्मी तुम्हारे लिए लड़कियां देख रही हैं, खामखा फंस जाओगे। कहीं बात तय कर दी तो मसला हो जाएगा। अबैद कुछ चौंका। प्लीज़ सिर्फ नाम बता दो। नाम? अबैद ने ज़हरी लब दोहराया। हाँ, इरम पुरजोश हुई। ठीक है, नाम भी बता दूंगा। कब? जब तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ लूंगा। वो इसकी नाक खींच कर नीचे चला गया। इरम चुप सी हो गई। हाथ की पुश्त पे किसी का लम्स जागा, गैर महसूस और अजनबी था। और इरम अब तक वसीम की इस हरकत पर उलझी हुई थी। खाने की खुशबू इश्तहा अंगेज थी। दादी की नाक सूंघ सूंघ कर थक गई और नादरा के किचन में आनियाँ जानियाँ ही ख़त्म ना हुई। खुद गोश्त भून भून कर खाए जाएंगी, ये नहीं कि मसाले वाली बोटी मेरे लिए भी निकाल दे। थक हार कर उन्होंने आसिया से शिकवा किया, जो कुछ लम्हे पहले ही इनकी खैरियत मालूम करने आई थी। पतले शोरबे पी पी कर तबीयत उब गई है। इस उम्र में बोटियां निगली जाती हैं। नादरा चाय का कप और बिस्किट ले आई। हाँ, इस उम्र में तो हर चीज़ ही हराम हो जाती है। अब देखो, एक ही कप लाई है। अम्मा, आप ही पी लो। मेहमान घर जाकर पी लेंगे। नादरा को ताव आ गया। हर आए गए के सामने शुरू हो जाती हैं, जैसे हम कुछ खाने को नहीं देते। ये उम्र हो गई है, नदीदापन न गया। आसिया बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। कोई बात नहीं खाला, मैं तो अभी पी कर आई थी, आप ले ले। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह गई, मेरे चाय का तो अभी वक्त ही नहीं हुआ। दादी को एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा हो गया है। इस उम्र में तो खाया पिया भी कहाँ जाता है। उन्होंने लंबी सांस भरी और बुड़बड़ाई। बकरे का गोश्त लगता है, थोड़ा ज़्यादा गलाकर भून दिया करो नादरा। इरम की दादी जान भी इस तरह फरमाइश किया करती थी। आसिया हल्के फुल्के लहजे में एहसास दिलाना चाहा। यहाँ कौन सा रोज़ गोश्त आता है? वो तो वसीम लाया था कि अम्मा मेरे लिए भून दे। नादरा ने लापरवाही से बिस्कुटों पर मंडलाती मक्खी उड़ाई। आसिया मजीद बददिल और हैरान हो गई। इसके घर में तो तेरे मेरे का रिवाज कभी न था। ज़्यादा होता या कम सब मिलकर ही खाते। हाँ, मेरी दफ़ा जन्मों की भूख निकल आती है। बेटी के स्कूल में मीना बाज़ार था तो खड़े पैर 8-10 हज़ार की फ़्रॉक ले दी। हाय अल्लाह, कैसे समझाऊँ? वो 8-10 हज़ार की फ़्रॉक नहीं थी और मैंने नहीं, इरम ने तोहफा दिया था। क्यों आसिया? नादरा ने माथा पीटा। उफ, आसिया के फरिश्तों को भी खबर ना थी कि इरम ने ऐसा कोई तोहफा सानिया को दिया है, और यह भी मुमकिन ना था कि इरम इनसे पूछे या मशवरे के बगैर कोई कदम उठाए। वो खामोशी से वापस आ गई। दादी ने देखा नादरा कमरे में घुस गई है। वो जितना मुमकिन था लपक जपक किचन में पहुंची। अपने पल्लू से हांडी का ढक्कन उठाया। हांडी शोरबे से भरी, जिसमें चंद बोटियां आलू तैर रहे थे। बुना गोश्त माले गनीमत समझ कर कमरे में दबा लिया गया। उन्होंने गुस्से से ढक्कन पटका। आवाज़ कमरे तक गई।
बुनी मसालेदार बोटी खाती नादरा को हंसी आ गई। कुछ नहीं बदला था, वही हालात, वही वाकयात, बस किरदार और इख्तियार बदल गया। जहाँ कल आसफा और इसकी माँ थी, वहाँ अब नादरा थी। दोनों लड़कियां मोबाइल पर झुकी न जाने क्या देखती पुरजोश हो रही थी। दबी दबी सरगोशियां हंसी। सामने चीज़, पास्ता और बर्गर के डब्बे खुले थे। आसिया ने अपना मोबाइल खोला और वह तस्वीरें खोले जो इरम ने उन्हें पार्टी के दौरान भेजी थी। सफ़ेद और सिल्वर कंट्रास्ट की खूबसूरत फ्रॉक वो कह सकती थी 10-12 हज़ार की ही थी। सानिया, आसिया की आवाज़ पर दोनों इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। तुमने अपना सफ़ेद ड्रेस कहाँ से लिया था? ये पूछते हुए उन्होंने दोनों लड़कियों को बगौर देखा। इरम का अंदाज नॉर्मल ही था, मगर सानिया का रंग बदल गया। एक दोस्त ने गिफ्ट किया था, इसने हल्के वक्फे के बाद जवाब दिया। हैं? किस दोस्त ने? इरम का अंदाज बेसाख्ता था। आसिया को अपने सवाल का जवाब मिल गया। तुम नहीं जानती, मैं अब चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। सानिया ने मोबाइल इरम को वापस किया और अजलत में खड़ी हो गई। तो फिर तुमने अपने घर में ये क्यों कहा कि वो ड्रेस तुम्हें इरम ने गिफ्ट किया है? आसिया ने आम से अंदाज में पूछा। इरम बुरी तरह चौंकी। सानिया गुमसुम सी हो गई। सानिया, तुमने ये क्यों कहा? वो ड्रेस मुझे नताशा ने दिलाया था। इरम पर तो किसी को इतराज़ ना होता, मगर नताशा के नाम पर सब ने बुरा मान जाना था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम ले दिया। सानिया ने बगैर किसी को देखे वजाहत दी और तेज़ी से चली गई। इरम ने अफसोस और मोहब्बत से अपनी सहेली को देखा, जैसे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए झूठ बोलना पड़ता था। लेकिन आसिया को इसकी बात पर रत्ती भर एतबार नहीं आया। अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए घर वालों से झूठ बोलना अच्छी बात तो नहीं, लेकिन वो क्या करती? अम्मी, इसके पास कोई ड्रेस नहीं था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, इसे सीखना होगा कि चादर देखकर पाँव फैलाए जाते हैं। ये मांग तांग की कर ख्वाहिश पूरी करने की आदत पड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। माँ का लहजा नागवारी लिए हुए था। इरम खामोश हो गई। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि मुझे ये ड्रेस अबैद ने दिलाया है तो वैसे ही पागल हो जाए। सानिया ने अलमारी में रखे अल्बास को देखकर सोचा। तभी इरम की कॉल आने लगी। उफ, अब ये सवाल कर करके जान खा लेगी। सानिया ने कफ़त से सोचा, मगर बात करना ज़रूरी था। अब ना करती तो इसने सुबह कॉलेज में जिक्र छेड़ देना था, फिर नताशा के सवालों का जवाब कौन देता। हेलो। इसका लहजा रूखा सा था। सॉरी यार, तुम्हें तो पता है अम्मी को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। इरम ने माजरत खाना अंदाज में कहा। उन्हें ऐसी बातें इसलिए पसंद नहीं कि इनकी बेटी की हर ख्वाहिश बिन कहे पूरी हो जाती है। सानिया ने तेज़ी और तलखी से कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी बहुत सी बातों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इरम ने संजीदगी से अपनी सफाई दी। बस रहने दो सारी बातें, सारी नसीहतें मेरे लिए ही हैं। सानिया ने गुस्सा से कॉल काट दी। इरम को अफसोस हुआ, एक मामूली सी बात पर इसकी सहेली खफा हो गई थी। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी सानिया के मिजाज का एक रंग नखरा है। इसने तो ये तोहफा भी अबैद को 100 नखरे दिखाने के बाद लिया था। मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तुमने इरम के सामने मेरी बेइज्जती की। यार, बेइज्जती की क्या बात है? मैं तुम्हारे लिए कुछ नया लेना चाह रहा था, तुम खोल कर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, प्रिंसेस लगोगी। मुझे ज़मीन पर ही रहने दो। तो ठीक है, ये यहीं पड़ा है, तो अच्छा लगा था उठाकर फेंक देना। अबैद नाराज़ हो गया और सानिया इतनी बेवकूफ़ नहीं थी जो इतने कीमती और ख़ूबसूरत ड्रेस को ज़ाया करती। इसलिए अबैद पर 1000 एहसान धरते इसने तोहफ़ा कबूल कर लिया था। सदीका ने दरवाजे में आते ही ज़ोरदार सलाम किया। दादी ने नागवारी से सर उठाकर देखा। स्याह चादर की बुक्कल मारे अपना पर्स बगल में दबोचे वो सर पर आ खड़ी हुई। बीबी मटर निकाल रही हैं? नहीं, अड्डा खड्डा खेल रही हूँ। दादी को ताव आ गया। अंधी कानी का सामने पड़े मटरों से भरी टोकरी नजर न आई थी। सदीका खुलकर हंसी। नादरा तड़प कर बाहर आई। नी सदीका, मैंने कहा था मैं खुद चक्कर लगा लूंगी। हाँ, पर मुझे तो गुजरांवाला की बस पकड़नी थी तो। नादरा ने चील की तरह सदीका की कलाई दबोची और कमरे में खींच कर ले गई। सदीका ने बमुश्किल अपना पर्स गिरने से बचाया और दादी की सारी हंसियात काम करने लगी। सदीका मोहल्ले की दर्जन थी और सारे मोहल्ले की औरतों के साथ कमेटी भी डालती थी। या तो कपड़े सिलवाने थे या फिर कमेटी का मामला था। अब नए कपड़े तो घर में आए नहीं थे, मतलब मामला कमेटी का था। अम्मा ध्यान रखना, नादरा ने बड़ी कमेटियां डाल रखी हैं, बड़ा माल जमा कर रही है। जब जमा करके महल खड़ा कर लेगी तो तुम्हारी दावत करूंगी। आसफा की बात पर वो चिढ़ गई थी।
मगर अब अपने कान खड़े कर लिए थे। गुस्सा इस बात पर भी था कि मामला इनसे बाला ही बाला राजदारी से निपटाया जा रहा था। क्या हो रहा है अम्मा? बशीर साहब की एंट्री पर उन्हें ताव ही आ गया। खेतों में हल चला रही हूँ, डोल पीट रही हूँ, नजर नहीं आता? जो भी आए एक ही सवाल। मैंने यूं ही नादरा, उन्होंने खसियाना होकर आवाज लगाई। सदीका आई है, उन्होंने गोया बड़ी इतला दी। बशीर सीधा होके बैठा। कमेटी निकली है? देखा, मैं ना कहती थी मामला कमेटी का है। सदीका को गुजरांवाला की बस पकड़नी थी, वो अजलत में निकल गई। खुद नादरा की हालत अब ऐसी थी कि जैसे बस निकली जा रही हो। पैसा जमा होने की खुशी से ज्यादा इसे छुपाने की फिक्र हवासों पर सवार थी। हजारों मंसूबे थे जो पैसे के मुंतजिर थे। अब पहले कौन सा काम करवाया जाए? टूटे फूटे फर्नीचर की मरम्मत, रंग रोगन, या सानिया का जेवर बनवा कर रख ले। सोच रही हूँ वसीम और सानिया की शादी एक ही साथ कर दूँ। शाम तक सुलझने के बाद सोच को जबान मिली तो बंद कमरे में शोहर के साथ शेयर कर बैठी। कमेटी निकल आई? हाय, कमेटी ना हुई, हामला औरत का पेट हो गया जो छुपाए ना छुपता। हाँ, निकल आई है। अब खुदा के लिए ऐलान ना कर देना, सानिया के लिए कुछ बना कर रखूंगी। हाँ हाँ बनाओ, मैंने क्या करने हैं, बस वैसे ही पूछ लिया। वो लापरवाह बन गए। जो तुम बहन भाई वैसे ही पूछते हो, इसके पीछे साजिशों की बू आती है। साबका तजर्बे ही ऐसे थे कि वह बुरी तरह मशकूक हो गई। अब हम इतने भी बुरे नहीं, शबीर अहमद बुरा मान गए। ये तो मेरे दिल से पूछो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आसफा की आवाज़ पर नादरा ने दहल कर दिल पे हाथ लिया। जल तू जलाल तू आई बला टाल तू। कुछ शर्म करो, नंद को बला कहती हो? तुम जैसी औरतें जहन्नम में जाती हैं। लहदा बिगड़ गया, आवाज़ ऊंची हो गई। हाँ सुनाओ सुनाओ अपनी बहन को कि बीवी के साथ ही ये सलूक करता हूँ, वो तो खुश ही हो गई। चुप कर जा कमबख्त औरत। वो गुस्से से कमरा बदर हुए जहां आसफा माँ के पास बड़े गुस्से से बैठी शिकवा कर रही थी। एक ही तो मेरा भतीजा है, मजाल है कि छुट्टियों में घर आए तो मुझसे भी मिल जाए। सोचा कि खुद ही जाकर मिलाती हूँ। आ जाएगा हाजिरी देने, अभी तो यही है। नादरा को बाहर तो आना ही था। तुम राबिया को भी ले आती। नुक्स अमन के खदशे से दादी ने मौजू बदला। इसे घर में ही टिकने दें। रोज रोज यहाँ बागी आएगी तो ससुराल में दिल क्या खाक लगेगा। तुम भी तो रोज रोज ही आती हो। प्यारी पोती के खिलाफ कोई बात दादी से बर्दाश्त कहाँ होती थी। क्या बात है अम्मा, अब मेरा यहाँ आना भी खेलने लगा। जम जम आओ, मैंने ये थोड़ी कहा है। हर बात का उल्टा मतलब ले लेती हो। मैं चाय बना लूँ। नादरा बेजार होकर किचन की तरफ मुड़ी, तभी आसफा ने बम धमाका कर दिया। शबीर कमेटी के पैसे आ गए। एक लम्हा को नादरा को सांप सूंघ गया। वो पलटी तो आंखों में तहैयर और सदमा था। अरे सांप क्यों सूंघ गया? मैंने पूछा। कमेटी के पैसे आ गए। शबीर ने बीवी की सदमाती निगाह से नजर चुराई और मरमरे लहजे में इस बात में गर्दन हिला दी। दिल था गहराइयों में डूब गया। आसफा ने इत्मीनान से हाथ झाड़ कर टांगे ऊपर की रखें। चलो अच्छा हो गया, बताया था ना फ्रिज खराब है। अब मेरी तो जैसे तैसे गुजर गई, तुम्हारी बेटी को ही तंगी है। दादी का तकिया के नीचे न जाने क्या गुम हो गया था। खामखा इधर उधर हाथ मारने लगी। बाकियों को सांप सूंघ गया। ए भैया, उधार मांग रही हूँ, सहेल के पास आएंगे तो वापस कर दूंगी। आपा, मैंने वो कमेटी सानिया के लिए डाली थी कि इसके जहेज की कोई चीज बनवा लूंगी। अंदर उबलते गुबार को दबाते नादरा ने बेबसी से कहा। राबिया को जहेज दिया था जो सानिया को देने की फिक्र पड़ गई। और अभी कौन सा इसका रिश्ता तय हो गया है? आसफा ने फौरन ताना खींच मारा। और बाई की कमाई पर बहनों का भी हक होता है। आपा, वो मेरी कमेटी है, आपके बाई की नहीं। नादरा ने हिम्मत की। मैं कैसे लाई हो? मेरे भाई और भतीजे की कमाई से ही जोड़े हैं। मेरा नहीं तो अपनी बेटी का ही ख्याल करो, जिसे 2 कपड़ों में ब्याह कर ले गई थी। दादी को खांसी शुरू हो गई। वो सानियों को पानी के लिए आवाजें देने लगी। दे दो, फिर जमा हो जाएंगे, शबीर ने मध्यम आवाज में कहा। मतलब अब देने ही देने थे। नादरा के अंदर गर्म उबाल उठा। नहीं, वो सानिया के हैं। सब हक दक रह गए। ऐसा खरा इनकार। नादरा तेजी से कमरे में जाकर बंद हो गई। बेबसी, गुस्सा, इश्तियाल, इसका दिल चाहा अभी गर्दन में फंदा डालकर पंखे से लटक जाए। बहनों के हक सारी जिंदगी खत्म नहीं होते, मगर बीवी औलाद के हक, या अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ। आसफा ने सीना ही पीट लिया। अपने शौहर की बात का भी लिहाज नहीं। इतना सर चढ़ा लिया बीवी को। सानिया इसकी बेटी है तो वो कौन है जो मेरे घर बैठी है?
शबीर जज्बाती होकर खड़े हुए। अच्छा क्यों शोर मचा रही हो, इसके पैसे जा रहे हैं, वो तो चलाएगी। दादी ने बेटी को बुरका, साथ ही बेटे को पचकारा। जाओ इसे समझा बुझाकर पैसे ले आओ, बेटियों के सुख से ज्यादा तो कुछ नहीं, ये मेरी बेटी है तो राबिया तुम्हारी। सानिया के नसीब के साथ फिर उधार ही तो मांग रही हूँ। अम्मा अभी लाता हूँ, नादरा की क्या मजाल के मेरी बात से इनकार करे। हाँ लेकर ही आना, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ। आसमान ने पैर नीचे और आंखें माथे पर रख ली, पाँव में जूता पहना। अब तुम कहाँ चली? दादी के हाथ पाँव फूले। आसफा के अथरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी। इतनी बेइज्जती के बाद कौन यहाँ रुकेगा? उधार मांगा तो ये हाल है, ऐसे मांग लेते तो मेरा सर ही फाड़ देती, कम बख्त मनहूस शक्ल वाली। शबीर ठंडी सांस भर के कमरे में चले गए। अब बैठ जाओ, जरा सी बात कोठे पर चढ़ जाती हो। दादी ने गुरका, वो गया लेकर ही आएगा, देख लेते हैं। आसफा मुंह बनाकर वापस बैठ गई। कमरे में दाखिल होते ही शबीर का सारा गुस्सा बाप की तरह उड़ गया। नादरा बिलक बिलक कर रो रही थी। शबीर खामोशी से पास बैठ गए। अब जिद छोड़ दो ना नादरा, इसका अपना लहजा भी थका थका सा था। सारी जिंदगी मेरे बच्चों का हक किसको खिलाया है, अब बस कर दे। मेरी बोटियां भी नोच कर खिला देंगे। वो फट पड़ी। राबिया का सोचो, राबिया के नाम पर सारी जिंदगी जुर्माना भरेंगे। 2 जवान बेटों की माँ है, खाते कमाते हैं, फिर भी भाई के सामने हाथ फैलाती है। अल्लाह करे इसके हाथ टूट जाए, बेकारी औरत। खुदा के लिए बस करो। शबीर ने घबरा कर नादरा के दोनों हाथ पकड़ लिए। नादरा कितना भी रोती चिल्लाती, अब होना ये तो यही था। इसने गुस्से से बटवा निकाल कर पलंग पर फेंका। शबीर अहमद ने बटवा उठाया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। नादरा दोबारा पलंग पर गिर गई। ये औरत मर ही जाए। लोह ले आया है, अब जबान बंद कर। दादी के कहने पर आसफा एकदम चुप कर गई। आंखों में फातहाना चमक उभर आई। ये तो कभी ना हुआ था कि आसफा ने कुछ ठान लिया हो और वो पूरा ना हुआ हो। सानिया की शादी पर वापस कर दूंगी, बीवी को तसल्ली दे देना, कहीं दिल का दौरा न पड़ जाए। शबीर खामोशी से बैठकर पैसे गिनने लगे। मेरी कुर्बानियों को सब बोल गए। मैंने कैसे सारे बहन भाइयों का ख्याल रखा था, बड़ी बहन नहीं माँ बनकर पाला था। उन्होंने बाई को थोड़ा और जज्बाती करना चाहा। दादी तड़प कर सीधी हुई। क्यों, इनकी माँ मर गई थी? अम्मा अब तो बीमार रहती थी। आसफा ने खसियानी होकर बाई के साथ नोट गिनने की कोशिश की, जो बार बार भूल जाता था। बस करो बीबी, और कुछ पकाकर बेचती रहना। जो ठंडी तत्ती रोटी मिलती थी कुछ दिनों तक, वो भी नहीं मिलेगी। या अल्लाह, अम्मा आपके घर में आपके साथ ये सलूक होता है? आपा ये लें। शबीर ने रकम आगे बढ़ाई। आसफा ने बिस्मिल्लाह कहकर पकड़ना चाहा, मगर दरमियान में ही किसी ने रकम चपट ली। जिस रकम पर हमारा हक है वो किसी दूसरे तीसरे के पास नहीं जाएगी। तनी हुई गर्दन, आंखों में बगावत, चेहरे पर तनाव। वो सानिया शब्बीर थी, जिसने माँ और राबिया की जिंदगी ने यही सीखा था कि जो हक के लिए बोल नहीं पाता, इसका हक खा लिया जाता है, माले की गनीमत की तरह बांट दिया जाता है। हाय मर गई, अब मैं दूसरी तीसरी हो गई। अम्मा अब तुम्हारे घर में मेरे साथ ये सलूक होगा। सानिया पैसे फुफो को दो। यह क्या बदतमीजी है, शबीर ने डांटा। नहीं अब्बा, कमेटी कोई अलादीन का चिराग नहीं है। रगड़ और मनपसंद रकम ले ली। मेरी माँ ने 1-1 रुपया बचाया है, तब जाकर ये रकम जमा हुई है। 100 ख्वाहिशें मारी हैं ये 4 पैसे जोड़ने के लिए। यह रकम मेरी माँ की है और इसका जहाँ दिल करेगा खर्च करेगी। कमरे से नादरा लपक कर बाहर आई। चल सानिया अंदर चल, किन बेहिस्सों को सबक पढ़ा रही है? बेहिस ये नहीं है, आप हो गई हैं, जो अपनी मर्जी और हक के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकती। वो मजीद बिफर गई। अंदर आते वसीम ने बेहद हैरत से इस मंजर को देखा। ये क्या हो रहा है? हमसे क्या पूछते हो? हक्का बक्का बैठी आसफा को होश आया। वो तो सानिया के अंदर अंदाज़ो इतवार पर हैरत ज़दा थी। तेवरा कर खड़ी हुई। अपनी माँ से पूछो, जिसकी सिखाई पढ़ाई में भतीजी पुप्पो को गालियाँ निकाल रही है। किसी ने नहीं सिखाया, हमें खुद भी नजर आता है। सानिया चिल्लाई। इसको मेरी नज़रों से दूर ले जाओ वरना गला दबा दूंगा। शबीर अहमद गुस्से से कांप गए। औलाद मुंह जोर हो गई थी, बदतमीजी कर रही थी, इसका अदराक हुआ। वो ये सब क्यों कर रही थी? जहन अब भी वहां तक नहीं पहुंचा था। गला अपनी बहन का दबाएं, जिनकी फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती। इससे अच्छा था एक ही बार राबिया का जहेज ले लेती तो हमारी भी जान। शबीर अहमद का थप्पड़ सानिया के गाल पर पड़ा। वो लड़खड़ाकर हवास बाफ्ता वसीम से टकराई। नादरा और दादी ने दहल कर दिल पे हाथ रखा। इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ वरना जान निकाल दूंगा।
वसीम ने सानिया का बाजू पकड़ा और खींचता हुआ कमरे में ले गया। अब अगर बाहर आई तो मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो चिल्लाई। चुप। वसीम ने उंगली उठाकर तनबीह की और बाहर निकलते दरवाज़ा बंद किया। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे रिश्ते पर जो जोंक की तरह हमें चिमट गई हूँ। वो मिट्टियाँ पेंचकर हलक के बल चिल्लाई और बेड पर गिर गई। ये आज का तमाशा नहीं था, वो बचपन से यहीं देखती आ रही थी। बाहर आग पूरी भड़क गई थी जिसके लपेट में हर रिश्ता आ रहा था। ये सारे तमाशे इसलिए हो रहे थे कि मैं इस घर में नजर ना आऊं। लेकिन बता दूं, अगर मैं ना आई तो तुम्हारी बेटी भी यहाँ कदम ना रखेगी। क्या हो गया आसफा, बस अब खत्म कर दो। दादी बुखलाई फलाई बेटी को ठंडा करने लगी। आपा, बशीर ने जबरदस्ती रकम उन्हें थमाना चाहिए। ये रखें, इस कम वक्त को तो मैं देख लूंगा। मैं तो थूकूं ना इन पैसों पर। आसफा ने हाथ मारकर पीछे किया। रखो, मैं जा रही हूँ और आज के बाद इस दहलीज पर कदम ना रखूंगी। और तुम? उन्होंने कीनातोज नजरों से नादरा को देखा। ये जो मामला को इतना बढ़ता देखकर हाथ पैर छोड़ बैठी थी, इन पैसों का तवीज़ बनाकर गले में लटका लो। तुम सबके लिए मैं मर गई। पैसे प्यारे हैं, कब्र में साथ लेकर जाना और भूल जाना कि इस दुनिया में कोई आसफा कोई राबिया रहती हैं। आसफा, आपा, फुफो। वो अपना जहर अंडेल कर दहलीज पार कर गई। पीछे सिर्फ आवाज़ें रह गई। मैं अभी जाके इस लड़की का मुंह तोड़ता हूँ। वो गुस्से में आग बगोला तन फन करता फिर रहा था। इसकी जरूरत कैसे हुई हमारी माँ की बेइज्जती करे। आसफा मुंह पर पल्लू रखे भबक भबक कर रोने लगी। इनका काम खत्म हो गया था। इनके दो हथियार दाएं दाएं कर रहे थे, जिनकी दशे से अंदर घुसी राबिया थर थर कांप रही थी। सब वही मौजूद थे। किसी ने क्या कर लिया, मेरा भाई भतीजा, मेरी सगी माँ, सब तमाशा देखते रहे। वो मेरी बावज बेटी को सामने करके खुद मिसनी बन गई। हाय, क्या क्या न कह दिया। हम भीख मंगे हैं, इसके बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। सानिया के कख न रहे। राबिया ने बमुश्किल नंबर मिलाया। सानिया, तुम मेरा घर बसने नहीं दोगी? फोन की बेल पर सानिया के सख्त वजूद में जुम्बश हुई। राबिया का नंबर देखकर इसे राबिया पर तरस आ गया। ये सारे चक्कर में सबसे ज्यादा राबिया ने ही पिसना था। फिर भी इसने काल ले ली। कुछ भी बोलते हुए एक बार तो मेरे बारे में सोच लिया कर। वो बेबसी से रो पड़ी। जो कुछ वाकया राबिया ने बताया वो सानिया के लिए नया नहीं था। राबिया, मैंने सब नहीं कहा था। आप कौन बैठकर छानेगा, तुमने कहा था या नहीं कहा था? एक की 10 लगाएंगी। अजाब में तो मेरी जान आएगी। तुम सहेल भाई इस बात करो, इस सब में तुम्हारा क्या कसूर? और मैंने जो भी कहा मुझे किसी लफ्ज शर्मिंदगी नहीं है। अब इसके बाद राबिया क्या कहती? इसने गुस्से में काल काट दी। सानिया गहरी सांस लेकर लेट गई। इसके कानों में दादी की दहाइयाँ, नादरा की सिसकियाँ और शब्बीर के गुस्से वाली आवाज़ गूंजने लगी। और मामू, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहाँ अब भी पंचायत जारी थी। मामू की वहाँ सुनता कौन है? वहाँ तो इनकी माँ बेटी का राज है। या अल्लाह, इस उम्र में कितनी बेइज्जती, वो भी चंद हजार के लिए। बाप क्या मरा, मेरे सारे हक ही खत्म हो गए। माथा पीटते फूटते वो सहेल पर बरस गई। जहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर अपनी बीवी से पूछो, क्या बताती रहती जो वो लोग हमारी इज्जत ही नहीं करते। सहेल नाक कान से धुआं निकालता कमरे की तरफ लपका। अब आपा की खैर नहीं। अच्छी बात है, इसकी लगाम में खींचेगा तभी वो लोग काबू में आएंगे। आसफा ने अपने नाम नहाद आंसू साफ किए। लेकिन अम्मा, आपने ये सब सुन कैसे लिया? फरह ने माँ के पास बैठकर बगौर चेहरा देखा तो आसफा मुस्कुरा दी। तू नहीं समझेगा। सुबह कबाड़ियों को बुलाकर पुराना फ्रिज उठवा दे और नया यहाँ से आएगा। बेवकूफ़, मेरा भाई लेकर आएगा। आसफा ने हंसते हुए फरह के कंधे पर चपत लगाई। सुहेल ने राबिया का बाजू पकड़ा और धकेल कर कमरे से बाहर कर दिया। ना कुछ पूछा न बताया कि इस पूरे मामले में राबिया का कसूर ही क्या था। जब तक तुम्हारे घर वाले आकर माफ़ी नहीं मांगते तुम इस कमरे में नहीं आओगी। पुश्त पर शोहर की खशोनत भरी आवाज़ पर वो मुतहय्यर सी पलटी। सहेल, मेरा क्या कसूर है? राबिया बीबी, हम कोई मांगते नहीं हैं। तुम्हारे घर वाले ज़्यादा हवाओं में उड़े तो मकान में से अपनी माँ का हिस्सा मांग लूँगा, बल्कि अब तो मेरी बीवी का हिस्सा भी बनता है। राबिया हैरान परेशान सहेल का मुंह ही देखती रह गई। मामला बिगड़ गया था, कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया था। राबिया को शिद्दत से एहसास हुआ। वो ज़हनी तौर पर इतना परेशान हुई कि इरम के पास आ गई। दोनों बहन भाई मिलकर रॉक गार्डन की सफाई में मसरूफ़ थे। यहाँ कोई फारिग खड़ा नहीं होगा। अबैद ने इसे देखते ही ऐलान कर दिया। इरम, तुम्हारे पास कोई पेन किलर है? मेरे सर में बहुत दर्द है। इसका सोता सोता लहजा अबैद का हाथ रुक गया। सानिया का रोया रोया चेहरा दिल को तड़पा गया। खुद इरम भी तशवीश से करीब आई, माथा छूकर देखा।
तुम्हें तो बुखार लग रहा है, अल्लाह करे मैं मर ही जाऊं। वो रो पड़ी। अवैध बेचैनी से खड़ा हुआ। सानिया मेरी जान, इरम ने इसे गले लगा लिया। आओ मेरे साथ नीचे चलें। मुझे नहीं, नीचे नहीं जाना। वो खुद को छुड़ाकर कुछ दूर कुर्सी पर जा बैठी। ठीक है मत जाओ, मगर बताओ तो सही हुआ क्या है। इरम, सानिया के लिए चाय और मेडिसिन ले आओ, अवैध ने नरमी से टोका। इरम ने कुछ कहना चाहा, अवैध ने इशारे से मना कर दिया कि वो अभी इसे कुछ न पूछे। ठीक है, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। इरम बात समझ कर चली गई। अवैध ने मुड़कर सानिया को देखा। वो आंखें बंद करके कुर्सी की पुष्ट से सर टिका चुकी थी। नोक मज़गा पर मचलता तन्हा आंसू सूजे हुए पपोटे। मत रोया करो सानिया। वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। सानिया ने आंखें खोल कर अवैध को देखा। मुझे इस घर में नहीं रहना, वहाँ कोई भी मेरा नहीं। मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ ले आऊँगा। वो चाहते हैं, सानिया सीधी हुई, मैं फुफ्फो से माफ़ी मांग लूँ। ऐसा कहते हुए इसके लहजे में नफरत दर आई। मांग लो। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। क्यों? सानिया ने बेयकीनी से देखा। राबिया की खातर। वो इस किस्से से लाइलम नहीं था। मर्द इतना कमज़ोर क्यों होता है सहेल भाई? अच्छी तरह जानते हैं राबिया बेकसूर है, इसे क्यों सज़ा दे रहे हैं? हिम्मत है तो मेरे सामने आए, मुझसे जवाब तलबी करे, मैं उनको बताऊंगी कि। अवैध ने अपना हाथ इसके हाथ पे रख दिया। कभी कभी इंसान खुद से वाबस्ता रिश्तों की वजह से मजबूर हो जाता है। सानिया चुप की चुप अपने हाथ पे धरे इसके हाथ को देखती रही, फिर अपना हाथ खींच लिया। तुम भी मजबूर हो जाया करोगे अवैध। इरम, किसके लिए चाय बना रही हो? आसिया असर की नमाज पढ़कर आई थी। इरम ने सैंडविचेस बना लिए थे, अब चाय रखी थी। इरम ने बताया। हाँ, कल आसफा की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थी। बेचारी सानिया जब से होश संभाला है घर में यही सब देख रही है। अच्छा जाओ, तुम अवैध के कमरे से कपड़े लाकर वॉशिंग मशीन में डालो। मैंने सुबह मशीन लगानी थी, मगर अवैध कह रहा था इसके कपड़े आज ही धोने हैं। आप चाय देखें, मैं करके आती हूँ। इरम खुश हो गई। माँ दिल में कदुरत नहीं रखती थी। इसने सानिया को इसकी गलती के लिए माफ़ कर दिया था। मशीन ऑटोमेटिक थी, इसे बस कपड़े डालकर चलानी ही थी। इससे पहले जेबें खंगालते हुए जो इसके हाथ लगा, इसे देखकर वह शशन सी रह गई। तुम तो मेरी ज़िंदगी का रोशन सितारा हो सानी। सितारे डूब जाते हैं। सानिया के लहजे में तलखी थी। नहीं, सिर्फ नज़रों से ओझल होते हैं। वैसे निगाहों में भर के ज़ख्मों पे तसल्ली के फाहे रखने लगा। अब तो किसी भी चीज़ पे इतबार नहीं आता, सब कुछ बदल जाता है। अल्लाह के बंदे लिख कर दे दूँ, अवैध नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। किसके लिए नहीं बदलेगा? इरम की बात पर तेज़ी से पीछे हटा। सानिया के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिगड़ गई। बहन के डर से पीछे हटने वाला मर्द कभी न बदलने के दावे कर रहा था। इरम ने ट्रे मेज़ पे रखी और बारी बारी दोनों को देखा। सानिया कह रही थी, दुनिया का हर मर्द बदल जाता है। मैं इसे बता रहा था, अवैध कभी नहीं बदलेगा। अपने से वाबस्ता हर रिश्ते के लिए इसी तरह मुखलस रहेगा, अवैध ने इत्मीनान से कहा। और सानिया को इस बात का यकीन दिलाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? बेएतबार लोगों को एतबार इसी तरह बहाल किया जाता है पगली। वो खड़ा हो गया। लो तो तुम अपनी सहेली को कंपनी दो, मैं काम ख़त्म कर लूँ। इरम ने इसकी जगह बैठकर सानिया को बगौर देखा और अपना कप उठा लिया। इरम ज़हनी तौर पर इतना उलझ गई थी कि सानिया का न चाय का कहा, न टैबलेट के लिए इसरार किया। अपनी सोचों में उलझी सानिया ने खुद ही दवा खाकर चाय पी ली थी। अब इस घर में किसी को खाना वाना मिलेगा या सब भूखे मरेंगे? दादी की दहाइयाँ अरूज पर थी। नादरा अटवाई कटवाई लिए सर पे दुपट्टा बांधे कमरे में सिसकती रही। वसीम बाहर से खा आता। शबीर और दादी अपना बामुश्किल इंतज़ाम करते। सानिया ने तो इस दिन से किसी को शक्ल नहीं दिखाई थी। ये घर है या अजाब? 2-4 छुट्टियां गुजारना मुसीबत हो जाती हैं। इससे तो अच्छा है मैं आया ही ना करूं। वसीम घर के किसी कोने से दौड़ा, फिर राबिया का रोता धोता फ़ोन आ जाता। वो अपने ही घर में कैद तन्हाई काट रही थी। फुप्पो किसी काम को हाथ ना लगाने देती, सहेल कमरे में ना घुसने देता। तुम छोड़ आओ। इन हालात में सानिया ये मशवरा देती तो सब ने मिलकर इसे ही कत्ल कर देना था। या अल्लाह, तू मुझे उठा ले। अब मुझसे क्या काम लेना है? बोझ हूँ इन लोगों पर। बेटी को खुद से मतलब है, मुड़कर देखा भी नहीं कि माँ का क्या हशर है। दादी खुद ही उठी, दीवार का सहारा लेकर बर्ची खाने में जाने लगी। वसीम ने गुस्से से जाकर सानिया के कमरे का दरवाज़ा खोला। माँ से तो कुछ कह नहीं सकता था, इसी पर बरस पड़ा। सानिया ने खामोशी से उठकर दादी के हाथ से सांस पैर लिया, जैसा तैसा दलिया पकाया और प्याला दादी के हाथ पर रख आई।
कमरे में नादरा सूजी हुई नाक और बैठी हुई आवाज़ में बड़बड़ाने लगी। 4 पैसे ही थे, फिर जुड़ जाते, बेटी की जान अजाब में डाल दी। अरे फूफी है, दुश्मन नहीं है, ये जाकर कुछ माफ़ी तलाफ़ी कर ले तो मेरी राबिया की भी जान छूट जाए। दादी ने गर्म दलिए में चमचा लिया। सानिया को लगा वो इससे ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार सकती। इसने खुद को हारता हुआ महसूस किया। वो भी खुद से अलबत्ता रिश्तों के लिए हार गई थी। अपनी अना को कुचल कर माफ़ी मांगने को तैयार थी। आप बस कर दें, गुस्सा थोक दें। आसफा गुस्से कैसे थोकती, ये तो इनकी जीत का दिन था। सो खुशूनत से मुंह फेरे गर्दन अकड़ाए बैठी रही। इनके अकब में खड़ी सानिया को लग रहा था वो जल कर राख हो गई है, और सामने बैठे फरह की मुस्कुराहट वहीं राख इसके चेहरे पर मल रही थी। मामू, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी माँ, मेरा बाप। सानिया का दिल कुरलाया। वो कब से इसके बाप की बेइज्जती कर रहा था। लड़कियों को इतना सर चढ़ा रखा है कि जो चाहे बोल दें। बस करो सोहेल, ये मेरे भाई का मामला है। आखिरकार आसफा को भाई पर तरस आ ही गया। माफ़ी मांग तो रहा हूँ आपा से। तुम क्यों मांगो माफ़ी, वो मांगे जिनकी गलती है। उन्होंने खशमंगी निगाहों से सानिया को घूरा। वो सानिया ने राबिया की जर्द रंगत को देखा, गहरी सांस भरी। आई एम सॉरी फूफो। लो, ये माफ़ी है, न चेहरे पे शर्मिंदगी न आंखों में शर्म। ये तो बेवकूफ़ बेहदायती है। शबीर अहमद ने फ़ौरन खड़े होकर जगह खाली की और बेटी को बहन के कदमों में खींच कर बिठाया। तुम क्या करो भैया, मेरी बावज की तरबियत ही ऐसी है। ये खड़े हैं मेरे शेर जवान बच्चे, किसी की मजाल है जो अपने मामों के सामने एक लफ्ज़ भी बोल दें। ये होती है तरबियत। वो पिछले 1 घंटे से बोल रही थी। चल मांग माफ़ी, बाप ने सर को टोका दिया। सानिया जलाकर सर उठाया। अब क्या करे, हाथ जोड़े, पाँव पकड़े। रहने दो, इसकी फूफी अच्छी ही नहीं लगती। माँ की सिखाई पढ़ाई और इससे पूछ लो। आसफा ने राबिया की तरफ इशारा किया। सास अच्छी नहीं लगती तो मियाँ को लेकर अलग हो जाए। 3 हरफ ना थमा दूं जो ऐसी बात भी मुंह से निकाले। राबिया हल्दी हो गई। शबीर थर्रा के रह गए। पकड़ लो पैर, क्या पता मेरी माँ को तरस आ ही जाए। फरह तो जहरीला सांप था, बोले गोया डंग मारे। वो जो हारने वाली थी सरतापा सुलग गई। इरम ने चाय दरमियान में रखी और माँ के हाथ से तस्वीर लेकर देखी। लड़की खूबसूरत थी और साथ में खानदानी बैकग्राउंड। फिर दूर पार के अजीज भी थे, सब बेहतरीन था। अच्छी है ना? आसिया ने चाय का घूंट भर के पूछा। बहुत अच्छी है, मगर वो एक लम्हे को हिचकिचाई। आप अबैद भाई से पूछ लें। जाहिर है इससे पूछे बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मुझे और तुम्हारे अब्बू को नादिया और इसकी फैमिली बहुत पसंद है। मुझे यकीन है अबैद को भी अच्छे लगेंगे। और अगर इसे एतराज़ हुआ, इरम सुर्ख लाकट पे अटकी थी। वही लाकट जो अबैद की जेब से निकला था, वही लॉकेट जो इसने सानिया के पास देखा था। नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। मैं इसकी पसंद से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। खुदा करे ऐसा ही हो। इसने दिल से दुआ मांगी। ना भाई, शहजादी तानिया की अना बहुत ऊंची है। फरह की तमखसराना हंसी। सानिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ। शबीर का बस न चलता था कि हाथ में तलवार और सानिया के गर्दन पर रख दे। राबिया की खामोशी निगाहें बकारन बन गई। मेरा घर बचा लो। कभी कभी हमारी अना से ज़्यादा हमसे वाबस्ता रिश्ते होते हैं जिनके लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं, अबैद ने कहा था। मुझे माफ़ कर दें फुफ्फो। सानिया ने दोनों हाथ फुफ्फो के घुटनों पर रखे। वो जानती थी आसफा इससे कम पर राज़ी नहीं होंगी, बल्कि सानिया शबीर को अपनी गुस्ताखी की पादाश में इनके पैर पकड़ लेने चाहिए थे। मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी की, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे एहसास हो गया है हमारे अब्बा और इस घर पर आपका हक हमसे कहीं ज़्यादा है। इसकी माफ़ी में भी तंज पोशीदा था। क्यों ना हो, तुम्हारा बाप बनने से पहले ये मेरा भाई है, और वो घर मेरे बाप की कमाई से बना है जिस पर तुम और तुम्हारी माँ ऐश कर रहे हैं। फर्क को न जाने किस बात पर हंसी आई थी। सानिया ने लब बेंच लिए। चलो खैर, मेरी भतीजी हो जान से ज़्यादा अजीज। तुम भले मुझे कुछ समझो ना समझो, बलाखिर माफ़ीनामा कबूल हो गया था। सबकी अटकी हुई सांसें बहाल हुई, मगर राबिया की रंगत जर्द थी, जर्द ही रही। फरह, जाओ मामू के लिए ठंडा शरबत लाओ, पहले बाजार से बर्फ़ ले आओ। सानिया आहिस्तगी से खड़ी हुई तो निगाह ज़ेरे लब मुस्कुराते फर्क पर गई। इसकी निगाह मोबाइल पर जमी थी। सानिया को लगा वो इसे कैमरे की आंख से देख रहा है। अल्लाह करे इसका मोबाइल टूट जाए या आंख अंधी हो जाए। नहीं आपा, बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है, फुल साइज़ में नया फ्रिज आ रहा है। शबीर ने आहिस्ता से बताया तो आसफा ने बेतहाशा ताज्जुब का इजहार किया, जैसे उन्हें अंदाज़ा ही ना था। चलो, मर्जी अपनी बेटी के लिए लाए हो, इसका दिल चाहे रखे दिल चाहे ना रखे, मैं तो पैसे छोड़ आई थी। वाह, क्या तजाहल आरफाना अंदाज था।
रबिया ने बोझल पलकें उठाकर शोहर को देखा। वो खुश हो रहा था, फ्रिज आ रहा था, मतलब अब सब ठीक था। वो तेजी से वहां से चली गई। आपा हम चलते हैं। सुहेल बेटा फ्रिज ध्यान से उतरवा लेना, मैं किराया दे आया हूँ। शबीर खड़े हो गए। जाओ बहन से मिल आओ, उन्होंने सानिया से कहा, मतलब बहन को तसल्ली दे आओ। हालांकि इस वक्त तसल्ली की ज़रूरत खुद सानिया को थी। मैं एक कठपुतली हूँ जिसकी डोर दूसरों के हाथ में है। सारी ज़िंदगी तुम्हारे बाप की डोर इनके हाथों में रही। नादरा बेटे के सामने बिलक रही थी। दादी ने पल्लू मुँह पर डालकर दम साध लिया। अब बोलना बड़ों के छत्ते में हाथ डालने के मुतरद्दिफ था। मैं यहाँ छींक भी मारूं तो खबर तुम्हारी फुफ्फो को हो जाती है, तो बंदा आहिस्ता छींक ले। दादी बड़बड़ाई। अब्बा सारी जिंदगी नहीं सुधरे तो अब क्या सुधरेंगे? वसीम झिंझलाकर बोला। हमें तो बेटी का मुंह मारता है, मैं इसलिए रिश्ता करना ही नहीं चाहती थी। यहाँ कौन सा रिश्तों की लाइनें लगी थी? दादी की जुबान में खुजली हो रही थी, मगर पोते का लिहाज कर गई। तुम भी साथ चले जाते, शायद बाजमात माफी से तुम्हारी फुफ्फो का दिल मोम हो जाता। इनका दिल तो नया फ्रिज देखकर ही मोम हो जाएगा। वसीम को खुद भी अफसोस हो रहा था। मैंने फैसला कर लिया है अम्मा, सानिया को बगैर जहेज के नहीं ब्याहूंगा। जहेज बनाओगी कहाँ से? यहाँ तो डाके पड़ते हैं, डाके। वो तड़प उठी। दादी बता दें फूफी को ये आखिरी बार था, आज के बाद यह तमाशा हुआ तो राबिया को घर बिठा लूंगा। दादी ने अगली सांस भी आहिस्ता ली थी कि पोते को खबर ना हो जाए कि वो जाग रही हैं। शहजादी सानिया, वो काला बिल्ला था जो हमेशा इसका रास्ता काट जाता था। सानिया रुक गई। चच कितनी मजबूर और बेबस लग रही हो। इसके हाथ में मोबाइल था जिससे सानिया की आवाज़ उबर रही थी। मुझे माफ़ कर दें पप्पो। सानिया के असाब जंजला गई। फरह ने मोबाइल का रुख इसकी तरफ कर दिया। क्या यादगार वीडियो है, काश वो इसका मुंह नोच सकती। काश काश। बाय द वे, इसने मोबाइल बंद करके जेब में डाला और उसकी हालत से हंस उठाते दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा, तुम ऐसे काम करती क्यों हो? जिसके बाद पाँव पकड़कर माफ़ी मांगनी पड़े। सानिया ने अपनी सुलगती आंखें फर्क के चेहरे पर गाड़ दी। इस दिन तुम मेरी औकात याद दिला रही थी। फर्क इसका तरफ झुका। तो देखो शहजादी तानिया, ये है तुम्हारी औकात। सानिया लब पंच लिए वो चला गया। फिजा में बस इसकी सीटी बाजगश्त कर रही थी। तुम देखना फर्क मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वहाँ मारूंगी जहाँ पानी भी न मिलेगा। तो ये होती है एक लड़की की शादीशुदा जिंदगी। वो छत पर खड़ी अधूरे चांद से पूछ रही थी। इनकी छत का बल्ब फ्यूज हो गया था जबकि अबैद की छत रोशन थी। इसे याद आ रहा था और राबिया की मंगनी के बाद का वो वक्त जब सुहेल भाई बहाने बहाने से कभी डेरों फरूद, कभी मिठाई तो कभी मरब्बों के जार उठा लाते। राबिया छुप जाती। वो दादी के पास बैठे पहलू पर पहलू बदलते, इसकी एक झलक के लिए तड़पते, सानिया को उकसाते। अपनी आपस से बोलो सुहेल भाई इसके हाथ की चाय पियेंगे। सानिया चाय लेकर जाती तो नाराज हो जाते। पी लें सुहेल भाई, आपा ने बनाई है। चाय के भूखे नहीं हैं हम। वो गुस्से से कप को छुए बगैर चले जाते और पीछे आपा बैठकर रोने लगती। इससे तो अच्छा था हमारी मंगनी ही ना होती। इस छुपन छुपाई में राबिया की शादी होगी। मेहंदी के साथ साथ मोहब्बत का रंग भी फीका पड़ता गया। जहाँ हथेलियाँ बेरंग हुई वहीं मोहब्बत का चोला उतार बस रवायती शोहर बनकर रह गए। ये कैसी मोहब्बत थी राबिया? सानिया की अपनी ज़ात में मोहब्बत का तस्वर ऐसा खुशकिन था कि इसका ये अंजाम दिलो दिमाग तस्लीम ही ना करता था। सब शादी से पहले के चूंचले हैं। राबिया का आंचल आंसुओं में भीग चुका था। अब तो निकाह के बाद की मुफ्त की नौकरानी हो जिससे अपनी कम और घर वालों की खिदमत ज़्यादा करवाई जाती है। इन्हीं के कानों से सुना और इन्हीं की आंखों से देखा जाता है। मोहब्बत वह सब फजूल कहानियाँ हैं। कोई मुझसे पूछो तो मैं साफ कहूँगी शादी मोहब्बत की मौत है। सानिया, वो हकीकत और ख्वाब के बीच डोल रही थी जब वो आ गया। क्या सोच रही हो? वो पूरा रोशनी में नहाया था। सानिया नीम तरीकी में खड़ी थी। मैं बहुत बदनसीब हूँ अबैद। मैं हूँ तुम्हारा नसीब, मुझे बुरा ना कहो। मेरी मोहब्बत और मेरे साथ में से किसी एक को चुनना पड़ा तो क्या करोगे? ये कैसा सवाल है? सानिया ने रुख बदला। अब वो एन इसकी नज़रों के सामने था। दीवार पर कहनी टकाए इसको देख रहा था। जवाब नहीं है ना? मेरे पास भी नहीं था। तुम कितनी उलझन में हो? बहुत बड़ी उलझन है। आज मुझसे भी नहीं कहोगी? सानिया ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। तो ठीक है, आज तुम्हारी सारी उलझनें दूर कर देता हूँ। अबैद ने जेब से कुछ निकाला और बंद मुट्ठी इसके सामने कर दी। तुम चाहती थी ना मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग से लेकर आऊँ?
جو ارم کو دیے تحفوں سے مختلف ہو۔ ثانیہ نے کچھ الجھن کے ساتھ اس کا ہاتھ چھو لیا۔ عبید نے مٹھی کھولی۔ کیا ہے یہ؟ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھی انگوٹھی کا نگینہ روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ آؤ اس مقدس رشتے کو باقاعدہ نام دے دیں تاکہ آج کے بعد ہمیں اس طرح چھپ کر ملنا نہ پڑے۔ وہ منتظر تھا، وہ متذبذب، اور رابعہ ان دونوں کے درمیان کھڑی کہہ رہی تھی، شادی محبت کی موت ہے۔ میں کل ہی امی ابو کو تمہارے رشتے کے لیے بھیجتا ہوں۔ ثانیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر واپس کھینچ لیا۔ نہیں۔ کیا نہیں؟